सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के मिलने से डायमंड बनता है। तो पहला प्रॉपर्टी यह है कि डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है। दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि डायमंड हाईली लस्ट्रस होता है, मींस डायमंड बहुत ज्यादा चमकदार होता है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो इसी तीनों पॉइंट को अगर आपस में हम सिंथेट कर दें, मींस आपस में जोड़ दें, तो डायमंड का डिफिनेशन हम लोग को तैयार हो जाएगा। यानी कि डायमंड का डिफिनेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉपिक फॉर्म जो हाईली लस्ट्रस होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, तो वैसे एलोट्रॉपिक फॉर्म को हम लोग डायमंड कहते हैं। तो सेम इसी डिफिनेशन को हम यहां पर बोर्ड पर लिख देते हैं। तो डिफिनेशन इसका इस प्रकार से होगा, द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन which is highly lustrous and bad conductor of electricity is called diamond। तो ये हो गया डायमंड का डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर का, तो इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि कार्बन एटम्स के मिलने से तो बना रहेगा, लेकिन कोई भी कार्बन एटम्स का अगर आप लोग बात करेंगे तो वो हमेशा 4 और कार्बन एटम्स से घिरा हुआ रहेगा। मान लेते हैं कि अगर ये कार्बन एटम्स का हम बात किए हैं, तो ये कार्बन एटम्स फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, वो भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। इस तरीका से एक सिंगल बॉन्ड से एक और कार्बन यहां पर जुड़ा हुआ है, इस तरीका से एक और कार्बन यहां पर जुड़ा हुआ है, इस तरीका से एक और कार्बन यहां पर जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से एक और कार्बन यहां पर जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो ये कार्बन एटम्स है वो फर्दर 4 प्रकार के कार्बन एटम्स के साथ घिरा हुआ है, और चारों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को समझिएगा, क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? ये एक्चुअली 3D फिगर है बना हुआ। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक कार्बन एटम्स है, तो एक कार्बन एटम्स बिल्कुल इसके वर्टिकली अपवर्ड है। एक कार्बन एटम्स है मान लीजिए कि आपके तरफ, मतलब मोबाइल के तरफ। एक कार्बन एटम्स है इस बोर्ड के कॉर्नर के तरफ, ये वाला बोर्ड वाला कॉर्नर के तरफ, और दूसरा कार्बन एटम्स है ये वाला बोर्ड के कॉर्नर के तरफ। एक कार्बन ऊपर में जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, एक कार्बन आपके तरफ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, एक कार्बन इस बोर्ड के कॉर्नर के तरफ जुड़ा हुआ है ये वाला कॉर्नर के तरफ, और एक बॉन्ड से ये वाला बोर्ड के कॉर्नर के तरफ एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। कुछ इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो बच्चों इसमें स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट में जो प्रत्येक कार्बन एटम्स होता है वो फर्दर 4 प्रकार के कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो भी
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। इस बात को मैं यहां पर पॉइंट बना करके लिखता हूं। ईच कार्बन एटम्स of the diamond is connected with four more carbon atoms by single covalent bond। अब आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक कार्बन एटम्स हो गया, सिंगल बॉन्ड के साथ ये एक कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ ये एक और कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ ये एक और कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ है, और ये भी सिंगल बॉन्ड्स के साथ एक और कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ है। यहां भी ये सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से एक और कार्बन एटम है, यहां भी सिंगल बॉन्ड से एक और कार्बन एटम्स है, यहां भी सिंगल बॉन्ड से एक और कार्बन एटम्स है, यहां भी सिंगल बॉन्ड से एक और कार्बन एटम्स है, सिंगल बॉन्ड से एक और कार्बन एटम्स है, ये सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से एक और कार्बन एटम्स है, और ये भी सिंगल बॉन्ड से एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी एक कार्बन एटम्स जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम्स फिर इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम्स इससे जुड़ा हुआ है, और फर्दर ये कार्बन एटम्स फिर इससे जुड़ा हुआ है। बाकी और तुमको नीचे में जितना भी कार्बन एटम्स दिख रहा है, बिल्कुल इस तरह से सब में चार चार कार्बन एटम्स और जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ये हम इसका स्ट्रक्चर बतलाएं। इसमें अगर आप इस कार्बन एटम को देखेंगे तो चार कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक ऊपर में, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इसमें भी चार कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर इसमें चार कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना है, इसमें भी बनेगा, इधर रहेगा इस तरीका से। तो अगर सब जगह पर अगर कार्बन एटम्स अगर दे देंगे तो फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए फिगर में कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए इधर वाला कार्बन ये सब इंडिकेट नहीं किया गया है, जबकि रहेगा। ठीक है, अगर आपको इसका क्लियर डायग्राम देखना है, अगर आपको इसका क्लियर डायग्राम देखना है तो आप लोग एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 61 में इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका डायग्राम देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 61 में। इसके बाद एक तीसरा एलोट्रॉप है जिसको हम लोग कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। एक जो तीसरा एलोट्रॉप है उसे हम लोग कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब ये हम लोग देखते हैं कि बकमिंस्टर फ्लोरीन भाई क्या होता है। समझिएगा, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन का भी कोई एक पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं दिया गया है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आप लोग जानिए क्या है। देखो, बकमिंस्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार यह पता लगाया था कि कार्बन का एक तीसरा एलोट्रॉप भी होता है। क्योंकि ये पता लगाया गया था बकमिंस्टर के द्वारा, इसीलिए इस थर्ड एलोट्रॉप का नाम उन्हीं साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर रख दिया गया जिसे आज तक हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब ये होता क्या है ये समझिए। तो इसमें 3 पॉइंट मैं आपको बतला रहा हूं थ्योरी के रूप में।
सबसे पहला पॉइंट कि बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। जैसे डायमंड आपका एक एलोट्रॉप है कार्बन का, बिल्कुल उसी तरह से बकमिंस्टर फ्लोरीन भी एलोट्रॉप होता है कार्बन का। मतलब बकमिंस्टर फ्लोरीन में भी सिर्फ कार्बन एटम्स होगा और कोई दूसरा प्रकार का एटम्स नहीं होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने ये बोला है कि इट इज ऑल्सो एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि बकमिंस्टर फ्लोरीन 60 कार्बन एटम्स के मिलने से बनता है। कितना कार्बन एटम्स? 60 कार्बन एटम्स के मिलने से बनता है। इसीलिए बकमिंस्टर फ्लोरीन को अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो C60 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 कार्बन एटम्स के मिलने से यह बनता है। तो अगर हम लोग इसका दूसरा पॉइंट अगर लिखें तो यही लिख सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स इन ए क्रिस्टल। So it is denoted by C60। और इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट मैं इसका लिखने जा रहा हूं। कहता है कि 60 कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अटैच होता है, 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अटैच होता है ताकि वह एक स्फेरिकल शेप का फॉर्मेशन कर ले। मतलब आप लोग फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल का शेप कैसा होता है? तो यस, स्फेरिकल होता है। तो बिल्कुल उसी शेप में 60 कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि बकमिंस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो जवाब देना है स्फेरिकल होता है। मैं फिर से थर्ड पॉइंट को रिपीट करने जा रहा हूं। 60 कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अटैच होता है ताकि वह एक स्फेरिकल शेप का फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, तो मैं इसी पॉइंट को यहां पे लिखने जा रहा हूं। 60 कार्बन एटम्स are attached in such a way that it forms a spherical structure। बाकी अगर इसका आपको फिगर देखना है तो आप लोग पेज नंबर 61 में देख सकते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 61, एनसीईआरटी का पेज नंबर 61 में इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल दिया हुआ है। बोर्ड पर वो स्फेरिकल बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम पेज नंबर लिख दिए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बोर्ड एक बार भर चुका है तो आप सभी स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं वो एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस प्रकार से पूरा एलोट्रॉप खत्म हो गया। आगे हम लोग को पढ़ना है डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। वो मैं ओरली आपको समझा देता हूं, आप लोग अगर चाहें तो आप लोग उसको डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हमारा डिफरेंसेस बिटवीन
ग्रेफाइट एंड डायमंड, उसके लिए दो कॉलम बनाना है। एक कॉलम में लिखना है ग्रेफाइट और दूसरे कॉलम में लिखना है डायमंड। डिफरेंसेस मैं बोलता हूं, उसे आप लोग अपने कॉपी में क्लास ओवर होने के बाद आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। ग्रेफाइट का सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रेफाइट डल लस्ट्रस होता है, लेकिन डायमंड हाईली लस्ट्रस होता है। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में वंडरवाल फोर्स लगता है, लेकिन डायमंड में वंडरवाल फोर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, ग्रेफाइट कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, मतलब ग्रेफाइट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन डायमंड जो है वो वेरी वेरी हार्ड होता है। ये हो गया थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस कि ग्रेफाइट चीप होता है और डायमंड एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा होता है। और अगला डिफरेंस कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी बनाने में नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायमंड का इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी बनाने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग खुद से भी सोच करके 5 डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग डिफरेंसेज इसका खुद से लिख लीजिएगा। मैं अगले क्लास में इसके आगे का थ्योरी पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर टुडे।